अब हमारे जो खास मेहमान हैं उनका रुख करते हैं। हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गुराक्षकर जी हैं। अविनाश जी, इससे पहले मैं आपसे कल के बाजार के बारे में आकलन लूं। मुझे बताइए, जो दिग्गज टाटा स्टील ने अपने तिमाही नतीजे पेश किए, मैं उस पर आपका एक चेक लेना चाहूंगी। हमने देखा कि मुनाफे के फ्रंट पर या आय के फ्रंट पर या मार्जिन के फ्रंट पर बढ़ोतरी तो डेफिनेटली देखने को मिली है, लेकिन जो जी बिजनेस का अनुमान था, खासतौर से अगर हम मुनाफे की बात करें या एबिटा मार्जिन की बात करें, तो वो कुछ अनुमान से कम रहा है। इन सबके मद्देनजर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब आपका व्यू क्या बन रहा है इस स्टॉक में, गिवन द फैक्ट कि इसने अच्छी खासी तेजी इस साल और पिछले एक साल में कमाकर दी है अपने निवेशकों को। यहाँ मुझे लग रहा है कि नंबर्स इन लाइन है। मेरे ख्याल से मार्जिन्स में थोड़ा बहुत कंप्रेशन देखने को मिला है, लेकिन मेरे अनुमान से हमको लग रहा है कि जो आगे का जो ग्रोथ मोमेंटम रहेगा, स्पेशली थर्ड क्वार्टर में, वो मेरे ख्याल से मार्केट्स क्लोजली वॉच करने की कोशिश करेगा। हमारा मानना है कि वॉल्यूम ग्रोथ यूरोप से और डोमेस्टिक मार्केट से काफ़ी अच्छी रहने की पॉसिबिलिटी है। अभी भी स्टील के प्राइसेस काफ़ी ऊपरी लेवल पे है, और आयरन और जो ये कैप्टिवली कंज्यूम करते हैं, इनके लिए इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस है, तो इनके लिए ऑब्वियसली मार्जिन्स में डेफिनेटली ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओवरऑल कल नंबर्स को देखते हुए थोड़ा बहुत स्टॉक कंसोलिडेट या थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देख सकता है, क्योंकि ये नंबर्स काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। आने वाला जो क्वार्टर रहेगा, तीसरा क्वार्टर, मैनेजमेंट की जो कमेंट्री रहेगी, प्राइस आउटलुक, वॉल्यूम आउटलुक पे जो मैनेजमेंट कहेगा, वो मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट नेट नंबर्स डेफिनेटली बेहद सेटिस्फैक्ट्री है, और इसमें कोई डाउट नहीं कि स्टील की जो साइकिल है वो कम से कम और 2-3 क्वार्टर्स के लिए चलेगी। तो ये मेरे ख्याल से मार्केट्स ऑब्जर्व करेगा, बट नेट स्टॉक में थोड़ी सी हल्का मुनाफा वसूली आ सकती है, ये डेफिनेटली ध्यान में रखें। चलिए, ये तो बात हो गई टाटा स्टील की, जिसने अपने तिमाही नतीजे पेश किए। लेकिन अविनाश जी बताइए, कल के बाजार में क्या उम्मीद की जाए, और साथ ही आप अपनी जो पोजिशनल ट्रेडिंग कॉल है वो भी जरा हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए, मुझे लग रहा है कि कल के बाजार में थोड़ा सा एक स्लाइड पिकअप देखने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आज तो वीकली एक्सपायरी थी, तो काफी सेल ऑफ आपको देखने को मिला एक्सपायरी के कारण भी। मुझे लग रहा है कि निवेशकों को प्राइवेट बैंक्स, मीडिया, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वहाँ पे फोकस करना चाहिए। मार्केट्स काफी सिग्निफिकेंटली गिरे हैं, तो कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग जरूर आएगी। और हमारा जो वीकली पिक है, जो 8 से 10 दिन का पिक है, वो रहेगा जी एंटरटेनमेंट पे। जी एंटरटेनमेंट में नंबर्स उम्मीद से काफी बेहतर आ गए। सबसे बड़ी बात, कंपनी ने नॉट ओनली टॉप लाइन बट प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ाए। इनफैक्ट इबिटा मार्जिन 20% हो गया, जो पिछले बार 17% था। तो ये नंबर्स डेफिनेटली मार्केट्स को पसंद होने वाले जैसे है। आज स्टॉक ने थोड़ी बहुत कमजोरी जरूर दिखाई थी मार्केट सेंटिमेंट के कारण, लेकिन डेफिनेटली हमको लग रहा है कि 8 से 10 दिन में ये 330-35 तक आराम से जा सकता है। आगे और भी इन्वेस्टमेंट बाइंग आएगी जब काफी रिसर्च रिपोर्ट्स कल रिलीज होंगे, तो मेरे अनुमान से ये डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को मिस नहीं करना चाहिए। एक 8 से 10 दिन के पिक के लिए 333 का टारगेट प्राइस लेके इसको खरीदना चाहिए। अविनाश जी से समझ लेते हैं कि कल इन दोनों स्टॉक्स में नतीजे आने से पहले क्या तैयारियां की जा सकती हैं। अविनाश जी, सबसे पहले तो ओएनजीसी के बारे में बता दीजिए। अच्छे ग्रोथ की उम्मीद वहां लगाई जा रही है, मार्जिन थोड़ा लड़खड़ा सकता है। आज इसकी क्लोजिंग नीचे हुई है, 0.25% नीचे। तो कल के बाजार में आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे? मुझे लग रहा है कि देखिए, नंबर्स तो काफी स्ट्रॉन्ग आएंगे, और जिस प्रकार का क्रूड का भाव बढ़ा है, और मेरे ख्याल से अभी भी जो हेडविंड्स है वो काफी पॉजिटिव है इम्पैक्ट क्रूड के कीमत के लिए बढ़ने के लिए, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ओएनजीसी को आएगा। मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। ओएनजीसी में डेफिनेटली अच्छी बढ़ोतरी होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि होपफुली अगर क्रूड 90 या $95 पहुंचता है, तो हर इंक्रीमेंटल डॉलर गेन जो क्रूड में आता है, उसका मुनाफे में काफी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पॉजिटिवली ओएनजीसी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करें, और जो फ्रेश निवेश करना चाहते हैं वो मेरे ख्याल से 150 और 155 का जो रेंज है उसमें जरूर निवेश करें। हमको लग रहा है कि आने वाले 3 से 6 महीने में अच्छी तेजी यहाँ पे और भी दिख सकती है। क्या इतना ही कन्विक्शन आपका कोल इंडिया को लेकर भी है? क्योंकि यहाँ पर भी चाहे आय देखी जाए या एबिटा मार्जिन, सब में कुछ बढ़ोतरी की ही उम्मीद है, तो यहाँ पर आप क्या सलाह देंगे? मुझे लग रहा है कि नेहा, कोल इंडिया की अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ा जो ट्रिगर मार्केट वेट करेगा कल मैनेजमेंट की कमेंट्री में, कि प्राइस हाइक कभी होने वाला है। पिछले बार मैनेजमेंट ने कहा था कि वो 8 से 10% का प्राइस राइज करना चाहते हैं, और वो जरूर करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई डिसीजन लिया नहीं है। प्राइस हाइक स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली कोल इंडिया एक ऐसा शेयर है जो डिविडेंड यील्ड के लिए ज्यादातर इन्वेस्टर्स ऑप्ट करते हैं।
तो यहाँ पे पहली बार वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, कोल का इंटरनेशनल शॉर्टेज है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में भी एक अच्छा पॉजिटिव रुझान रहेगा रिजल्ट्स के बाद। लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री विल बी मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइस हाइक अगर आता नहीं है तो मार्केट्स इस पॉइंट के कारण थोड़ा सा स्टॉक नरम हो सकता है। तो इसमें मेरे ख्याल से इट इज बेटर टू वेट। कल ऑन कॉल है, ऑन कॉल के बाद आपको थोड़ा सा और अंदाजा आएगा कि इस बारे में कंपनी क्या सोचे। बिल्कुल। अविनाश जी, आप क्या सलाह देंगे हीरो मोटोकॉर्प में? अगर खराब नतीजे आते हुए दिख रहे हैं तो कल वर्ड ऑफ कॉशन क्या होगा हमारे दर्शकों के लिए? मेरे ख्याल से आई थिंक नेहा, हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे के पहले तो बिल्कुल खरीदिए नहीं, क्योंकि नंबर्स खराब आने की उम्मीद है। प्लस जिस प्रकार का मार्जिन प्रेशर कंपनी दिखाएगी, क्योंकि स्टील की कीमतें काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ी है, तो कंपनी मार्जिन प्रेशर को कैसे टैकल करती है, वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चिंता का विषय है। दूसरी बात, वॉल्यूम ग्रोथ जब तक कम से कम 8 से 10% नहीं होता, तब तक मार्केट्स इस स्टॉक को सिर्फ एक वैल्यू स्टॉक और ग्रोथ स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेगी। तो मेरे ख्याल से पोस्ट रिजल्ट्स जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी, कॉस्ट के ऊपर मैनेजमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है, वॉल्यूम ग्रोथ कितना आएगा आने वाले क्वार्टर में, क्योंकि थर्ड क्वार्टर दिवाली और दशहरा का क्वार्टर है, तो इसमें उम्मीद है कि नंबर्स Q2 के हिसाब से काफी अच्छे आएंगे। तो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच करिए, और कल नतीजे के बाद ही मेरे ख्याल से एक फ्रेश रिव्यू हम ले सकते हैं। अविनाश जी बताइए, हिंडाल्को पर आपकी क्या राय बन रही है? आई थिंक हिंडाल्को पे जैसे देवांशी ने कहा कि नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग आएंगे, और इसका एक कारण है कि ग्लोबली एल्यूमिनियम के प्राइसेस और एल्यूमिना के प्राइसेस रिकॉर्ड लेवल्स पे अभी चल रहे हैं, और अनुमान है कि तीसरी तिमाही भी कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन रहेगी। इनफैक्ट हिंडाल्को कंट्री का सबसे लो कॉस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है, इनफैक्ट ग्लोबली लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है, तो इसको डेफिनेटली काफी सिग्निफिकेंट मार्जिन एक्सपेंशन आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा बढ़ रहा है, हमको लग रहा है कि इस स्टॉक में अगर रिजल्ट्स के बाद कल कोई नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग आती है तो एक खरीदने का मौका समझना चाहिए। हमको लग रहा है कि मेटल स्पेस में हिंडाल्को अच्छा रिजल्ट इवन करंट लेवल से दे सकते हैं। अविनाश जी, ग्रासिम पर आपकी क्या सलाह होगी? कल जब मार्केट खुलते हैं, क्योंकि आज ये स्टॉक नीचे बंद हुआ है, तो हमारे जो दर्शक हैं वो क्या रणनीति अपना सकते हैं? मुझे लग रहा है कि देखिए, ग्रासिम में अगर कोई हाई रिस्क इन्वेस्टर है या ट्रेडर है तो डेफिनेटली रिजल्ट्स के पहले भी ये स्टॉक ले सकते हैं, क्योंकि जैसे कुशल ने कहा कि इस बार केमिकल और वीएसएफ बिजनेस दोनों में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है, वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा है, मार्जिन्स भी अच्छे हैं, और कंपनी का मुनाफा बहुत ही सिग्निफिकेंटली बढ़ने की अपेक्षा है। सबसे बड़ी बात, वीएसएफ के प्राइसेस हमको लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बढ़ेंगे, और प्राइस इंक्रीज अगर आता है तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी के तीसरे तिमाही और चौथी तिमाही में प्ले आउट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ग्रासिम लार्जली एक होल्डिंग कंपनी है, लेकिन इनका जो बीएसएफ बिजनेस है वहां पे वो एक मोनोपोली प्लेयर है, और ये आजकल काफी कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बढ़ रहा है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर ओवरऑल अच्छी तेजी दिखा रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो निवेशक रिजल्ट्स के पहले खरीदना चाहते हैं वो भी पहले खरीद ले, क्योंकि हमको लग रहा है रिजल्ट्स आने के बाद आपको डेफिनेटली अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल नया जो स्टॉक हमको पसंद है इन्वेस्टमेंट पिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, और कंपनी का नाम है शारदा मोटर्स लिमिटेड। शारदा मोटर्स बेसिकली कैटलिस्ट, कन्वर्टर्स, एग्जॉस्ट सिस्टम्स में स्पेशलाइज करती है, और करीबन पिछले साल कंपनी ने 1735 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और 68 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। कंपनी काफी वेल नोन वेंडर है मारुति के लिए, जो पैसेंजर कार में मार्केट लीडर है। महिंद्रा और किया और हुंडई मोटर्स का करीबन 70 to 80% रिक्वायरमेंट ये केटर करती है, प्लस कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर सेगमेंट को भी केटर करती है। इस कंपनी की सबसे बड़ी स्पेशलिटी नेहा ये है कि कंप्लीटली डेट फ्री बिजनेस है। कंपनी के पास काफी सिग्निफिकेंट कैश है, करीबन 265 करोड़ का कैश है, और सबसे बड़ी बात 25-30% का आरओसी हर साल रिकॉर्ड कर रही है, जो बहुत ही इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी ने पहले 6 महीने में करीबन 1050 करोड़ का रेवेन्यू और कम से कम 68 करोड़ का मुनाफा ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है। पिछले साल पूरे साल का मुनाफा 68 करोड़ था, तो हमारा मानना है कि इस साल कंपनी कम से कम 125-130 करोड़ का मुनाफा रिकॉर्ड करेगी, और करीबन 38 से 40 रुपए की अर्निंग इस साल आएगी, और उसके बाद होपफुली 45 से 50 रुपए की अर्निंग आने की उम्मीद है। कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी अपना एक जेवी अनाउंस किया है, जिसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन बहुत सस्ती है। अगर हम दूसरे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट कंपनीज की बात करें तो ये सबसे सस्ती वाली कंपनी है, ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा है, डेट फ्री बिजनेस भी है। तो यहाँ पे कम से कम 835-840 का टारगेट प्राइस लेके इसको अगले 6 से 12 महीने के लिए रखना चाहिए। करंट प्राइस काफी अट्रैक्टिव है, तो ये मेरी तरफ से ये वैल्यू पिक। चलिए, वैल्यू पिक दमदार कमाई कराने वाला शारदा मोटर्स पर दांव लगाया है अविनाश जी ने। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।